इस सवाल में सबसे पहले देखें, डिबेंचर हमने कैलकुलेट करा था, कितना था 60,000, कितना परसेंट है 8%, कितना आया था 4,000। ये इंटरेस्ट था फिलहाल इनकम स्टेटमेंट वाला। आगे देखते हैं कोई एडजस्टमेंट ना हो तो। डिविडेंड पेड कहाँ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। इसमें कौन कौन से डिविडेंड होंगे, लास्ट ईयर प्रपोज और करंट ईयर एंटायर। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट जो हम अब तक भर चुके हैं। ये कहीं पे रिकॉर्ड होता है, ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता। ये क्यों इस्तेमाल होता है, सिर्फ लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। सही है। इन्वेंट्री, सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ सेल जब गिवन है पहले से, फिर जो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में होती है वो कौन सी होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अदर पेएबल, अदर पेएबल क्या होता है, लेकिन ये कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब ये सिर्फ एक ही जगह पर आएगा, बस कहाँ आएगा, सिर्फ लायबिलिटी बैलेंस शीट में। ये एक्सपेंस में प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है। ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहा, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, सिंगल एंट्री हो, कोई भी सवाल आ जाए आपके पास, अगर पेएबल, अक्रूड, अदर पेएबल ट्रायल बैलेंस में है वो एक ही दफा आएगा लायबिलिटी, एक्सपेंस में प्लस फिर नहीं। एडजस्टमेंट में है फिर एक्सपेंस में भी प्लस होगा, लायबिलिटी में भी आएगा। प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में है, ये रहा अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल क्या है, प्रीपेड, लेकिन ये किधर है अभी, तो एक ही जगह आएगा, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। करंट एक्सपेंस में से माइनस नहीं होगा, एडजस्टमेंट में होता तो होता। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या है, एज पर IS 16 टर्म है ये। इसका मतलब क्या होता है, ऑल टेंजिबल नॉन करंट, इसमें सारे नॉन करंट एसेट्स हैं सब मिलाकर, और ये इसकी प्रोविजन है। इसका ब्रेकअप कहाँ है, इसका ब्रेकअप इसने हमें ये बता दिया, ये रहा। देखिए सबसे पहले लैंड है, लैंड को इस साल डेप्रिशिएट, बिल्डिंग पे आ जाए, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की, कितना डेप्रिशिएट करना है, 5%। कौन सा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिखते हैं पहले कितनी कॉस्ट है बिल्डिंग की, कॉस्ट बताएं। 2,15,000 थी, स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट पे लगेगी, कितना परसेंट था, कितनी डेप्रिसिएशन है इस साल की, 10,700। अब इसका करना क्या है, देखें वो आगे ये बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन आएगी 10,750 की, हमें इस डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना है। 60% डेप्रिसिएशन जो निकल के आई है, इसका 60% कौन से खर्चे में जाएगा, एडमिन में, और 40% किस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने आप लोगों को बताया था कंपनी अकाउंट में खर्चे सिर्फ दो ही नज़र आते हैं, एक एडमिन, एक डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी जितने भी खर्चे होते हैं वो उन खर्चों को क्या करता है, एडमिन में डलवा देता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डलवा देता है। खर्चे सिर्फ दो ही नज़र आते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं हम इस पर वापस। 60% इसने क्या बोले, जो डेप्रिसिएशन निकाली इसका 60% कहाँ जाएगा, एडमिन में, और 40% कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। बताएं 60% कितना आ रहा है इसका, 10,750 का 60%, ईशा 64, और इसका ठीक है, ये एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। नेक्स्ट पे आए, दूसरा किसको डेप्रिशिएट करा रहे, इक्विपमेंट को। ये कॉस्ट है, ये इसकी PFD दी हुई है पुरानी, कितना लगाना है, 20% रिड्यूसिंग। तो कॉस्ट में से पहले हम PFD माइनस करेंगे, 98,400 इक्विपमेंट है ना, कितना 98 माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन, कितनी है पुरानी डेप्रिसिएशन, 569, क्या बचा, इस पे लगाएं कितना परसेंट, डेप्रिसिएशन आ गई। इसको भी ये 60-40 करवा रहे हैं ना, 60% एडमिन, तो अलग चीज़ नहीं है, इसके लिए भी यही लिखा हुआ है, 40% डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका 60-40 निकालें, 8,300 का 4,980 आ रहा है, और 3320। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन हो गई। अब आप इसका टोटल देखा आखिर में क्या है, 408 और 1105, 110650, यही ऊपर दिया हुआ देखें,
इसका इसने ब्रेकअप हमें नीचे करके दिया, तो ये सेम एसेट है जो नीचे ब्रेकअप उसने हमें दिया। हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब आगे देखिए कॉलम में बताया हुआ था डेप्रिसिएशन निकाल के 60% किधर डालनी है एडमिन में, 40% किधर डालनी है डिस्ट्रीब्यूशन। देयर वर नो एडिशन और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग देयर। इस साल ना एनसीए खरीदा ना एनसीए बेचा। आगे पार्ट नंबर 1 एडजस्टमेंट। लैंड 80,000 पे आ रही है। अब मेरे बात ध्यान से सुने, देखें लैंड आपको दी हुई कितनी है इस टेबल में, दोबारा देखें 95 की लैंड दी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। IAS 16 के हिसाब से ही है। IAS 16 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रीवैल्यूएशन वाली लॉजिक IAS 16 वाली आपके सिलेबस में, उसी तरह से करनी। लैंड की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी हुई है, कितने पे जा रहा है 80, बढ़ रहा है कम हो रहा है 95 दिया हुआ है, कितने पे रीवैल्यू हो रहा है 80, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम होने को हम बोलते हैं डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। तो इसका ये जो कम हो रहा है ना, ये कहलाती है डाउनवर्ड। अब एक और बात सुनो, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन रिजर्व इस्तेमाल होता है। अपवर्ड रीवैल्यूएशन में क्या होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व बनता है, उसमें पैसा जाता है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन रिजर्व इस्तेमाल होता है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन रिजर्व इस्तेमाल। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनती है, अपवर्ड का मतलब एसेट बढ़ रहा है, सुने अपवर्ड का मतलब एसेट बढ़ता है। ये बात सुनो, एसेट बढ़ता है तो डबल एंट्री क्या बनती है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व। डाउनवर्ड में उल्टा हो जाएगा। डाउनवर्ड में क्या हो रहा है, एसेट गिर रहा है, एसेट गिर रहा है तो एसेट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट। अब मेरी बात सुने, रीवैल्यूएशन रिजर्व डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में डेबिट होता है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में एसेट क्या होता है, कम होता है, क्रेडिट होता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होने का मतलब इस्तेमाल होता है, कम होता है, राइट। आप डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन रिजर्व को कम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम, जितना वो एसेट अपने साथ रीवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट लाया था डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में, उतना ही निकाल के ले जा सकता है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन रिजर्व हम इस्तेमाल करते हैं। हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उतना जितना वो एसेट अपने साथ रीवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट लाया था पूरी ज़िंदगी में। तो डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में उतना ही ले जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल, सुने मेरी बात। ज़मीन थी 10 रुपए की, कितने की थी 10 रुपए की, रीवैल्यू होके चली गई 15 रुपए पे। 10 से कितने पे गई 15 पे, कितनी बढ़ी 5। डबल एंट्री क्या बनी, लैंड डेबिट 5, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 5। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में लैंड कितना लेकर आया अपने साथ 5, रीवैल्यूएशन रिजर्व में लैंड ने कितना डाला 5। बेशक अब रीवैल्यूएशन रिजर्व में 200 पड़ा हुआ है, लैंड ने कितना डाला 5। अगले साल ज़मीन की वैल्यू गिर गई, अभी कितनी की हो चुकी है ज़मीन, 15 की हो गई है। थी कितने की 10, कितने पे चली गई थी 15। अब 15 से वो जा रही है 8 पे, 15 से कितने पे जा रही है 8 पे जा रही है। अब एसेट 15 से कितने पे जा रहा है 8, कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है 7 रुपये से कम हो रहा है। एंट्री बनेगी, एसेट कम हुआ क्रेडिट, लैंड क्रेडिट 7, लैंड क्रेडिट 7, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट। आपने देखा रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पड़ा है 200 पड़ा हुआ है, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व में आपको अभी निकालना कितना है 7 निकालना है। आप निकाल सकते हो, हाँ पैसे तो है निकाल सकते हो, लेकिन आप नहीं निकाल सकते क्योंकि लैंड अपने साथ कितना लेकर आया था रीवैल्यूएशन रिजर्व में 5, ये 5 ही निकाल सकता बस, बेशक रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। ये निकाल कितना सकता है, मैक्सिमम उतना जितना ये वाला एसेट लेकर आया था, ये उतना ही ले जा सकता। बाकी रीवैल्यूएशन रिजर्व में बाकी एसेट्स ने डाला होगा, ये नहीं ले जा सकता उनका हिस्सा। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व से उतना ही लेके जा सकता है जितना ये लेकर आया था। ये कितना लाया था 5, तो आज रीवैल्यूएशन रिजर्व मैक्सिमम कितना डेबिट कर सकते हो आप 5। बाकी सर 2 रुपये रिटेन प्रॉफिट से निकलेंगे, रिटेन प्रॉफिट डेबिट होगा 2 रुपये से।
सर इसकी ये क्या लॉजिक हुई? अब मैं समझाता हूँ लॉजिक आपको, सुने। क्यों यार, लॉजिक क्या है इसकी? सही है। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। इन चीज़ों से पता चलता है आप किस काबिल आदमी से पढ़ रहे हो। अब सुने लॉजिक, पहले लॉजिक तो सुन लो यार, बाद में ताली बयान है यार, लॉजिक तो सुनो पहले। सुने, बहुत टेक्निकल बात है। एसेट पहले कितने का खरीदा था आपने? 10 से वो कितने पे गया? 15 पे गया। कितने से बढ़ा? 5। फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्या ये फायदा रियलाइज है अनरियलाइज है? नहीं, रियलाइज नहीं है। क्या ज़मीन बेच दी थी? क्या ज़मीन, सुने बात, रियलाइज अनरियलाइज का फर्क सुने। क्या ज़मीन बेच दी थी? बेचते तो रियलाइज होता ना। एसेट कितने का था? 10 रुपए का। आपने आज क्या करा, उसको 15 का कर दिया, बढ़ गया वो, लेकिन ये फायदा अभी तक रियलाइज, क्योंकि आपकी किताबों में हुआ है सिर्फ, ये आपने अभी तक बेचा। दिस इज अनरियलाइज गेन। whenever asset is revalued upward, whenever asset is revalued upward, this gain is always unrealized gain, because we have not yet disposed the asset to realize वो 5 रुपए का गेन। बिक जाता, अगर बिक जाता तो आप कहते हैं हाँ 10 रुपए की चीज है, 15 में बेच दी, 5 रुपए का फायदा हो गया, जेब में भी आ गए 5 रुपए। ये तो ऐसा हुआ ही नहीं। क्या हुआ? 10 रुपए की चीज कितने पे लेके गए आप? 15 पे लेके गए। 5 रुपए से आपने क्या करा, इसको बढ़ा दिया। फायदा तो हुआ है, लेकिन ये फायदा भी वसूल नहीं हुआ, रियलाइज नहीं है। तो रीवैल्यूएशन अपवर्ड इज ऑलवेज अनरियलाइज्ड गेन। ठीक हो गया? अब आगे 15 पे चला गया, 15 से कितने पे गया वापस? 8 पे। 15 से कितने पे गया? 8 पे। तो आप क्या बोलोगे, आपका नुकसान हुआ है या 5 रुपए का फायदा रिवर्स हो गया? चीज खरीदी कितने की थी? 10 की। आज कितने पे गई है? नुकसान कितना हुआ है? और बाकी 5 रुपए का क्या हुआ है? फायदा रिवर्स हुआ है। फायदा रिवर्स हुआ है। पहले 10 से कितने पे लेके गए? 15। कितने से बढ़ा? 5। ये फायदा हुआ 5 का। खरीदी चीज कितने की थी? 10 की। 5 का क्या हुआ? फायदा। कितने पे चली गई? 15 पे। अब 15 से कितने पे जा रही है? 8 पे। तो आप क्या बोल रहे हो यार, 5 रुपए का जो फायदा हुआ था ना, वो तो निकल गया मेरे हाथ से, और उसके अलावा 2 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि चीज मैंने कितनी खरीदी थी? 10 की। कितने की हो गई? 8। मेरे पास से नुकसान कितना हुआ है? 2। तो इसलिए हम डबल एंट्री बनाएंगे, एसेट क्रेडिट। सुने, क्या एंट्री बनाएंगे? एसेट क्रेडिट 7। एसेट क्रेडिट 7। रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितना? जितना ये लाया था। कितना लाया था? 5। रीवैल्यूएशन में कितना लाया था ये लैंड? 5। बाकी 2 रिटेन प्रॉफिट। यानी कि हमने करा क्या? अब पूरी लॉजिक सुने। क्या करा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फायदे जो रियलाइज नहीं हुए उसको अलग रखो, उसको लिखो नहीं इनकम स्टेटमेंट में। गेन्स जो अनरियलाइज्ड हैं वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड। तो मैंने क्या करा, 5 रुपए का जो अनरियलाइज गेन था ना, 5 रुपए से एसेट बढ़ा था, फायदा था, मैंने उसको अदर इनकम नहीं बनाया, मैंने उसको कहाँ डाला? रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाला मैंने उसको। इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाल सका मैं उसको, अदर इनकम में नहीं डाल सका, क्योंकि वो गेन रियलाइज ही नहीं हुआ। मैंने उसको कहाँ डाला? रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट किया मैंने। तो एंट्री क्या बनाई थी? तब वो 5 रुपए से बढ़ा था तो एसेट बढ़ा, डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था 5 रुपए का गेन, क्योंकि वो अनरियलाइज गेन था, इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाला। लेकिन जब एसेट नीचे गया, कितने से नीचे गया? 7 रुपए से, तो मैंने जो गेन था ना पहले उसको रिवर्स किया। यार ये गेन तोड़ गया, 5 रुपए का गेन कितना था? 5। तो उड़ा कितना सकता हूँ? 5। गेन रिवर्स करा 5 का, और 2 का नुकसान। सर एसेट बेचा तो नहीं है ना अभी आपने, ये भी तो रिवैल्यूएशन ही हुई है। ये 2 रुपए का नुकसान जो आप बोल रहे हो ये भी कहाँ रियलाइज हुआ है? लेकिन प्रूडेंस कहता है नुकसान के केस में रियलाइज हो या ना हो, नुकसान रिकॉर्ड होगा। गेन्स रिकॉर्ड नहीं होंगे जब तक रियलाइज ना हो, नुकसान रियलाइज हो ना हो रिकॉर्ड होगा। तो नुकसान कितना हुआ है? 2 रुपए का। रिटेन प्रॉफिट मैंने कितना डेबिट किया? 2 रुपए का। रिटेन प्रॉफिट डेबिट करने का मतलब मैंने ये नुकसान 2 रुपए का कहाँ डाला? इनकम स्टेटमेंट के लॉस में डाल दिया मैंने, क्योंकि बेशक अनरियलाइज्ड है, अभी तक मैंने जमीन बेची नहीं है, लेकिन नुकसान के केस में अनरियलाइज्ड लॉसेस रिकॉर्ड करने होते हैं एज एन एक्सपेंस। तो 2 रुपए का मैंने एक्सपेंस डाला है, और 5 रुपए का मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व रिवर्स हुआ। 5 रुपए का फायदा रिवर्स करा है, और 2 रुपए का लॉस रियलाइज करा है।
और टेक्निकली नुकसान 2 रुपए का ही हुआ है, लेकिन ये 2 रुपए का नुकसान भी अभी क्या है, अनरियलाइज्ड है। रियलाइज तब होता जब मैं ज़मीन बेचता, 8 रुपए आधा मैं कहता 2 रुपए गए मेरे, ज़मीन बेची नहीं, अभी भी मैंने क्या करा है, रीवैल्यू करा है, तो मैं ये 2 रुपए का नुकसान क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रूडेंस कहते हैं अनरियलाइज लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ये होती है अकाउंटिंग, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आप सीखोगे, लेकिन ये चीज़ें आप सीखोगे ना, आपका वजन आएगा। कहीं बैठ के बात करोगे, बोले यार ये पढ़ा लिखा इंसान है, इतनी लॉजिकल बात करता है कि अगर मैं आपको सिंपल एंट्री बनाता कि एसेट क्रेडिट 7 रुपये, रीवैल्यूएशन डेबिट 5 रुपये, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 2 रुपये, आप कहते हैं यार सर रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो आप 2 रुपये उससे ही क्यों नहीं निकाल ले, 7 रुपये से क्यों नहीं रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कर रहे, तो यार नहीं यार ऐसे ही होता है। तो यही पता चल जाएगा किसमें किसको कितना आता है, राइट। तो लॉजिक पूरी उसकी ये कि रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, अब यहाँ पर यही वाली चीज़ इसने दी एग्जामिनर ने, तभी मैं इतनी बात आपसे कर रहा हूँ, सही है। अब सुने यहाँ पर क्या हुआ है, ज़मीन कितने पे आई है, लैंड, जल्दी सुने, लैंड कितने पे आई है, 80 रुपये पे आई है। लैंड कितने की दी हुई है, 95, आ कितने पे रही है, 80 पे, कितने से कम हो रही है, 15 से। कह रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व जो ऊपर है सारा का सारा लैंड से रिलेट करता है, ये बात लिखने की जरूरत क्या थी फिर उसको, दिख रहा है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये बताना क्यों जरूरी था इसको कि ये लैंड से रिलेट करता है, ताकि आपको पता चले 10 का 10 कौन लेकर आया है, लैंड लेकर आया है, ये निकाला जा सकता है लैंड से, कोई और एसेट का नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात लिखी है। लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मुझे समझ में आ गया पढ़ के कि मुझे कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा, वो चाह रहा है क्योंकि आगे फ्यूचर में हो सकता है वो ऐसा सवाल दे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ 25 का दे दे, कि रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ 25,000, आप क्या एंट्री बनाओगे फिर, यार 25 तो है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, कितना दिया मैं यहाँ 25 दिया हुआ, अगर आप क्या बोलोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है, 25,000 है, निकालना कितना है 15, 95 से 80 कितना कम हो रहा है 15, आप एंट्री बनाओ लैंड क्रेडिट 15, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 15, गलत हो जाएगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व लैंड से कितना रिलेट कर रहा है, सिर्फ 10,000, तो मैक्सिमम कितना निकल सकता है 10, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, इसीलिए इसने ये बात लिखी है कि फ्यूचर में दे सकता है, राइट। चलो अभी हम इस सवाल के हिसाब से वापस आते हैं। तो ज़मीन 15 से कम हो रही है, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ सवाल में कितना दिया हुआ है 10, और उसने बताया हुआ है 10 का 10 किसका है, लैंड का, ये लैंड ही लाया था, तो ठीक है हम एंट्री बना रहे हैं, मैं यहाँ एंट्री बना रहा हूँ, लैंड क्रेडिट कितने से क्रेडिट हो रही है, तो लैंड क्रेडिट 15,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितना, जितना लैंड लाया था, लैंड कितना लाया था, और बाकी 5,000 कहाँ से निकलेगा, रिटेन्ड, तो 95 से 80, 15,000 से कम हुआ, एसेट डिक्रीज क्रेडिट 15,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, जितना ये एसेट रीवैल्यूएशन में लाया था उतने से डेबिट कर सकते हैं, कितना है वो 10,000, और बाकी 5,000 क्या है, रिटेन्ड प्रॉफिट। सही, नेक्स्ट पे आ जाए। बोनस इशू हो रहा है गाइस, बात सुने, 1 शेयर फॉर एवरी 10, हर 10 पे 1 शेयर का बोनस इशू हो रहा है। आप आए पहले एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकालें, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख, पार वैल्यू से डिवाइड करें 1, नंबर ऑफ शेयर भी कितने आ जाएंगे, क्यों पार वैल्यू 1 है, 2 लाख ही आ जाएंगे, तो 2 लाख हैं। ये क्या कह रहा है, हर 10 पर 1, 20,000 का बोनस इशू हो रहा है, और बोनस इशू हमेशा किस पे होता है, पार वैल्यू पे होता है, तो डबल एंट्री क्या बनेगी, OSC क्रेडिट, OSC क्रेडिट 20,000 इंटू पार वैल्यू 1, कितने से, 20,000 से, और शेयर प्रीमियम, बस हमें एक चीज़ देखनी होती है क्या शेयर प्रीमियम में इतने पैसे हैं या नहीं है, शेयर प्रीमियम कितने, 14,000 है, तो हम 14,000 जो हैं वही निकालेंगे, और तो नहीं आए ना इसके अलावा, तो 14,000 निकल जाएंगे, बाकी 6,000 कहाँ से निकलेंगे, जनरल रिजर्व से निकलेंगे, क्या जनरल रिजर्व है अभी तक हमारे पास, तो रिटेन प्रॉफिट से निकल जाएंगे, कितने, हाँ पहले जनरल रिजर्व को इस्तेमाल किया जाएगा, जब भी बोनस इशू होगा और बोनस इशू में शेयर प्रीमियम खत्म हो जाएगा तो पहले आप क्या इस्तेमाल करोगे, जनरल रिजर्व इस्तेमाल करोगे, और जनरल रिजर्व अगर नहीं है या खत्म हो गया फिर रिटेन प्रॉफिट इस्तेमाल होगा आखिर में। रिवैल्यूएशन रिजर्व आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बोनस इशू में, आप फिर से बोलो, अगर रिवैल्यूएशन बढ़ रहा है कम हो रहा है, नहीं वो रिटेन से नहीं, क्योंकि ये लॉस है, लॉस एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट।
नहीं, जनरली जब हम डिविडेंड अगर देना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, बोनस इशू में इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ थियोरेटिकल है, बोनस इशू में इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा अब आगे सुने गाइस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आसमान कुछ पूछ रहे हो? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 2000 है, लॉस 2000। आप एसओसी में डाल देना, आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं डालो, आप एसओसीई के अंदर रिटेन प्रॉफिट वाले कॉलम से 2000 माइनस कर दो, एक ही बात, नहीं लिखो। वैसे आता है जब नेट प्रॉफिट निकल जाता है तो उसके बाद आप लिखते हो अनरियलाइज्ड गेन या अनरियलाइज्ड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, वो A2 का है, AS में नहीं है। फिलहाल आप इसको रिटेन प्रॉफिट डेबिट कर दो, बस एसओसी में डाल देना उसको। अच्छा अब आगे सुनो, इनरिकवरेबल, हाँ 1, ये नहीं ना 1 बैलेंस शीट में, ये रही ट्रायल बैलेंस, पार वैल्यू 1। देखें आगे, इनरिकवरेबल डेट गाइस, इनरिकवरेबल डेट 1450, बैड डेट किधर है? ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में, दोनों जगह आएगा, एक्सपेंस में भी आएगा और रिसीवेबल से माइनस भी होगा। लेकिन कौन से एक्सपेंस में आएगा, एडमिन या डिस्ट्रीब्यूशन? एडमिन में आता है, बैड डेट एडमिन वालों का काम होता है, एडमिन एक्सपेंस में आएगा। द डायरेक्टर प्रपोज टू मेंटेन अलाउंस फॉर पीबीडी, 5% बनाना है पीबीडी कितना बनाना है? आप आए सवाल में रिसीवेबल्स देखें, रिसीवेबल्स कितने हैं? रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल मत देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल कितने? ट्रेड रिसीवेबल 82, देखें यहाँ पे 82,680। पहले बैड डेट माइनस करो, क्यों बैड डेट माइनस करो? क्योंकि बैड डेट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, इसलिए माइनस करो। कितना है? 1400। क्या बचेगा पीछे? माइनस करें, बताएं कितना बच रहा है यार? 81,800। इस पे लगाएं 5% पीबीडी, कितना आ रहा है पीबीडी? 840। इधर सुने, पीबीडी कितना है? 40। पीबीडी कितना है? 40 इस साल का, पिछले साल का देखें, लास्ट ईयर पीबीडी कितना? ये रहा 38, ये लास्ट ईयर का पीबीडी है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का पीबीडी 3820 है, इस साल का पीबीडी कितना आया है? 4060। 38 कितना था? इन दोनों का फर्क बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो क्या है? कौन से एक्सपेंस में जाएगा? एडमिन में जाएगा। पीबीडी भी एडमिन एक्सपेंस का हिस्सा बनता है। पीबीडी और बैड डेट दोनों किसका हिस्सा बनते हैं? एडमिन। एडमिन एक्सपेंस अक्रूड है, हाँ ये एडजस्टमेंट वाला अक्रूड है, एडजस्टमेंट वाला अक्रूड है, ये दो जगह पे आएगा, एक्सपेंस में प्लस भी होगा और लाइबिलिटी में भी आएगा। एडजस्टमेंट वाला दो जगह पे आएगा। अक्रूड क्या होता है? एक्सपेंस में ऐड और लाइबिलिटी में प्लस। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रीपेड है, हाँ ये एडजस्टमेंट है, ये माइनस होगी। प्रीपेड क्या होगा? एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट में प्लस, ये एडजस्टमेंट में दोनों जगह है। ट्रायल बैलेंस वाला एक ही दफा आता है। डिवेंचर इंटरेस्ट 5 महीने का अक्रूड है, 5 महीने का अक्रूड है, 5 मंथ्स अक्रूड हम खुद भी निकाल सकते थे। इंटरेस्ट बना कितना है? 4800। ट्रायल बैलेंस में पे कितना हुआ है? 3900, 3950। ये देखिए ट्रायल बैलेंस में फाइनेंस कॉस्ट कितना है? 3900। तो 4800 परसेंटेज वाला इनकम स्टेटमेंट में 4800 ही आएगा। पे हो ना हो, जो परसेंटेज से निकलता है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है। इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट कितना आएगा? 4800। पे कितना हुआ है? 3900। माइनस कर दें, कितना बाकी रह गया? डिफरेंस माइनस 850। ये लाइबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट 850। तो इनकम स्टेटमेंट में 4800 आएगा, लाइबिलिटी में 850 आएगा, 3950 कहीं पे भी रिकॉर्ड लिखा हुआ। इंटरेस्ट पेड कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता। लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है। लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली 850, इंटरेस्ट लाइबिलिटी। अब आप आ जाए आगे, लास्ट एडजस्टमेंट टैक्स। इस सवाल में टैक्स है कितना इस साल का? टैक्स 12000 इनकम स्टेटमेंट में आएगा। कंपनी अकाउंट्स में टैक्स कहाँ आता है? नेट प्रॉफिट के बाद टैक्स ये आएगा। लेकिन टैक्स एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट वाली चीज़ें कितनी दफ़ा आती हैं? जावेन
एडजस्टमेंट वाली चीजें कितनी दफा आती हैं? 2 दफा। एक इनकम स्टेटमेंट में आएगा टैक्स, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है तो लाजमी है, बताया हुआ नहीं है लेकिन लाजमी है, एडजस्टमेंट में तो ये पे नहीं हुआ हुआ, ये लायबिलिटी में भी आएगा टैक्स। अगर हम इसकी सॉल्व करें इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था सवाल में मुझे बताएं, जल्दी बताएं, जीबी देख के बताएं कितना है? 3,21,000, 321, ये था। अब आगे सुने, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन मैंने आपको समझा दिया, इसकी वर्किंग करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट कितना आएगा? 4,000, जो परसेंटेज से निकला हुआ आएगा। टैक्स कितना है इस सवाल में? 12,000 आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन की वर्किंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस देखिए कितना दिया हुआ है सवाल में, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट बताएं कितनी है? 84,650। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? डेप्रिसिएशन निकाल के ऐड करनी थी। एक किसकी डेप्रिसिएशन थी? बिल्डिंग की, जो डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही थी 40% वाली, और एक किसकी थी? इक्विपमेंट की, ये हमने निकाली हुई, देखें ये रही। बिल्डिंग की कितनी थी? 10,750, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी जा रही है? 4,300, और इसकी कितनी जा रही है? 3,300, तो 4,300 और 3,320, ये आ गई 4,300, 3,300। बैड डेट डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा, पीबीटी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा, प्रीपेड दिया हुआ था ना डिस्ट्रीब्यूशन का, एक और एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ था वो। ट्रायल बैलेंस वाला तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, एडजस्टमेंट वाला प्रीपेड कितना है? 750। और कोई खर्चा था इसका डिस्ट्रीब्यूशन का? टोटल कर लें, मुझे नहीं पता, आप लोग बता दें, मैंने सही से नहीं देखा। टोटल कर लें इसको जल्दी से। 91,520। अब आप आ जाओ एडमिन पे। एडमिन एक्सपेंस की वैल्यू कितनी थी सवाल में? एडमिन की वैल्यू 161, यही ये जो लिखी सही है, 161, 100 सही है ये। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन किसकी किसकी आएगी इसमें? एक बिल्डिंग की थी और एक किसकी थी? इक्विपमेंट की। आप सवाल में आके देखें, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी थी जो इसमें जाएगी एडमिन में? 6,450 और 4,900, 6,450, 6,450 और 4,680। बैड डेट आएगा इसमें कितना था? 1, और पीबीटी इंक्रीज कितना था? पीबीटी इंक्रीज बताया हुआ नहीं था बैड डेट और पीबीटी का कि वो एडमिन का पार्ट बनेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए दोनों किसका पार्ट बनते हैं? हमेशा 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 बैड डेट और पीबीटी हमेशा एडमिन का हिस्सा है। इसके अलावा अक्रूड दिया हुआ है, इसका कितना अक्रूड है? 24, और कुछ तो नहीं है? मुझे नहीं पता, बस टोटल करें इसको जल्दी से, हो सकता है कोई गलती ना हो। टोटल करें तेज 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 तेज, यार नमाज का टाइम निकल रहा। कितना? 176। ये वैल्यूज याद कर लें, 91520, 176,430, 91520, 520, और ये क्या था? 176,4, माइनस करें ऊपर से। प्रॉफिट बताएं कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी अकाउंट में इंटरेस्ट और टैक्स अलग से माइनस होता है। कितना आ रहा है? 84910। 4,800 माइनस करें, क्या बचता है? ये 110। इसमें से माइनस करें 12,500 टैक्स, 67610। अच्छा गाइस बात सुने, एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन की वर्किंग, या लड़कों, एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन की वर्किंग है, यहाँ पे मांग रहा था, हमने कर ली उसकी वर्किंग। अब आगे सुने, इसने बोला बैलेंस शीट बनाओ। मैं बता दूं तो बैलेंस शीट में क्या क्या है। नंबर 1 इधर सुने, पहले हमें एसओसी भी तो बनानी पड़ेगी। वो कहे या ना कहे, हमें एसओसी बनानी है। मैं जल्दी से बना रहा हूँ। ओएससी, शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व। जनरल रिजर्व इस सवाल में नहीं था और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है, इसका जनरल रिजर्व इस सवाल में बंद। मुझे ओएससी का ब्रॉड डाउन बताएं कितना था? 2 लाख। शेयर प्रीमियम कितना था? 14,000। रिटेन प्रॉफिट का ब्रॉड डाउन देख के बताएं कितना है सवाल में? रिटेन प्रॉफिट बीडी, जल्दी देखें सवाल है। 45। रीवैल्यूएशन रिजर्व, अब इधर देखिए, नंबर 1 प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर कितना है 6,7, तो ये आफ्टर रिटेन प्रॉफिट में आ गया 6,7,610। बोनस इशू था 20,000, ओएससी बढ़ रहा था बोनस में, शेयर प्रीमियम में 14 थे तो वो पूरे निकल गए, तो बाकी 6,000 कहां से निकले थे? रिटेन्ड। डिविडेंड थे सवाल में, डिविडेंड कहां से माइनस होंगे? रिटेन्ड। कितने डिविडेंड थे? 4,000 के। और ट्रांसफर तो नहीं था, रीवैल्यूएशन था। क्या एंट्री बनी थी? लैंड क्रेडिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, कितना? जितना 10,000, और बाकी रिटेन प्रॉफिट से 5,000 निकला था रीवैल्यूएशन का। बस यही चीजें सीडी आ जाएंगे, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। सही है। अच्छा, बैलेंस शीट में लैंड है 80,000 की आएगी लैंड रीवैल्यू होने के बाद। बाकी आप एसेट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन पुरानी और नई दोनों मिलाकर माइनस, बाकी करंट एसेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटी सुन लें बस, गाइस सुने बस, एक सेकंड सुन लें। लायबिलिटीज में डिबेंचर्स आ जाएंगे, कितने के थे? 80,000 थे, 60,000 थे डिबेंचर, 60,000 थे। और करंट लायबिलिटी में टैक्स आएगा, बताया आपको टैक्स अक्रूड था, टैक्स इंटरेस्ट आएगा, अकाउंट पेबल, अक्रूड और अदर पेबल। इंटरेस्ट में कितना आएगा? 850 जो बच गया था इंटरेस्ट, और टैक्स पूरा आ जाएगा क्योंकि पे नहीं हुआ, एडजस्टमेंट में था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस पेपर का, नवंबर 2023, नवंबर 2023, वेरिएंट 23, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये कंप्यूटर इक्विपमेंट सेल करता है, ये इन्फॉर्मेशन है। 31 जुलाई 2023 में साल एंड होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कैश सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, टोटल सेल भी अभी नहीं पता हमें। इसका मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल मिलती है तो टोटल सेल आती है ना, क्रेडिट सेल नहीं है। ऑल सेल्स, मार्जिन दिया हुआ 25%, मैं मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। पहले कर लेते हैं, सेल्स निकाल लेते हैं। देखें, मार्जिन का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, टोटल सेल आती है ना, इनटू 100। कितना परसेंट मार्जिन है? 25 है ना, 25% मार्जिन है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 56,380, 56,380। सेल्स पता नहीं है, इनटू 100, एक्स रख लें सेल्स को। सॉल्व कर लें इसको। फाइव सिक्स थ्री एट ज़ीरो to 5 multiplied by 100, 225, 520। ये टोटल सेल्स आ रही हैं, कैश और क्रेडिट मिलाकर हैं, ये टोटल सेल्स हैं। इसको चेक भी कर लें, इस पर दोबारा 25% मार्जिन लगा है, 56,380 GP आएगा। सही है, ये आपके पास टोटल सेल्स आ गई 225, 520। अच्छा, अब सेल्स को अगर हम ब्रेक करें तो दो चीज़ें निकलती हैं सेल्स में, एक कैश सेल्स हैं और दूसरी क्रेडिट सेल्स है, राइट। कैश सेल कह रही है 36,870, 36,870। क्रेडिट सेल इसमें से माइनस करें, डिफरेंस क्रेडिट सेल आ जाएगा। तो 225,520 माइनस 36,870, 188,650 क्रेडिट सेल आ गई। ठीक है, अब इसमें आ जाए, रिसीवेबल टर्नओवर पूछ रहा है फॉर्मूला। रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। रिसीवेबल्स कितने हैं? ये 23,150। क्रेडिट सेल्स आनी है, क्रेडिट सेल्स हमने निकाली 188,650, 188,650 इंटू 365। सॉल्व कर लें इसको। ये क्या आया? 23,150 डिवाइड बाय 188,650, 365।
44.7 आ रहा है, तो इसको 45 कर लेते हैं, 45 डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारे रिसीवेबल्स हमें 45 डेज में पैसे देते हैं। अभी बोल रहे हैं स्टेट द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम आगे आते हैं, बोल रहे हैं हमें कि हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालें। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हैं। क्या है सवाल में? सेल्स आ गई हैं टोटल, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस भी नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है। कैलकुलेट करते हैं रुकें। लेकिन रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर बताया हुआ, देखिए कितना है, 8 टाइम्स। हमारे पास है क्या क्या, पहले हम ये लिखते हैं। हमारे पास सेल्स हैं टोटल, कितनी टोटल सेल्स हैं? 225,520, ये सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट भी है हमारे पास 56,380 का। सेल और जीपी का फ़र्क क्या होता है? सेल्स में से क्या चीज़ माइनस होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है, तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, ये करके क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हम सेल्स में से माइनस करते हैं तो क्या आता है? जीपी आता है। तो सेल है 225,520 की और ग्रॉस प्रॉफिट है 56,380 का। इनका फ़र्क निकालेंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 169,140। ये पहला काम है। हमने अभी क्या कैलकुलेट करा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है जो सवाल में नहीं थी, 169,140। अब हमें रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है, कितना है रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर? 8 टाइम्स पूरे साल का। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ सॉल्व करा। फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर का? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर 8, ये आंसर है। कॉस्ट ऑफ सेल हमारे सामने है, ये रही 169 हमने निकाल ली, 169,140, 169,140। एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको सॉल्व करना है। ये उधर जाएगा, 8 यहाँ के डिवाइड होगा, तो एवरेज इन्वेंट्री आ रही है 21,142, 21,142.5 एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएं। सही है, एवरेज इन्वेंट्री टोटल आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएं। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है सवाल में? ये देखें 19,100, 19,100 ओपनिंग है, क्लोजिंग पता नहीं है हमें, डिवाइड बाय 2 है ये, और एवरेज इन्वेंट्री का ऊपर आंसर आ चुका है 21,142.5। इसको सॉल्व कर लें, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा? 21,142.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 42,285 आ गया, और 19,100 इधर प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 42,285 माइनस 19,100 इज इक्वल टू एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई 19,100, 23,185, ये आंसर है क्लोजिंग इन्वेंट्री 23,185। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, कहाँ पूछ रहा है ये रहा, 23,185। ठीक हो गया। ट्रेड पेबल, परचेजेस भी निकालनी पड़ेंगे अब, यानी कि पेबल है। पेबल का फॉर्मूला क्या होता है? पेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस। कह रहा है जो परचेजेस हैं वो सब क्रेडिट है, इनटू 365। इस सवाल में कह रहा है जो परचेजेस हैं वो सारी क्या हैं? क्रेडिट परचेजेस हैं। ऑल परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट। पेबल कितना ये रहा? 17,370, 17,370 पेबल क्रेडिट परचेजेस, यही है ना, 17,370।
परचेजेस यहाँ निकालते हैं यार। देखें हमारे पास क्या क्या है। अब देखें हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है इसका इस सवाल में? ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग, यही है ना। कॉस्ट ऑफ सेल आती है इससे। ओपनिंग है 19,100, 19,100 ओपनिंग है, दिया हुआ है। परचेज पता नहीं है। क्लोजिंग हमने अभी निकाला है, ऊपर ये रहा 23,185, 23,185। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है, सेल से निकाली थी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स 169,140 आ रही है, ठीक है ना। 169,140, 169,140, 169,140। तो फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लोजिंग उधर जाके प्लस हो जाएगा, 169,140 में प्लस हो गया क्लोजिंग, और ओपनिंग उधर जाके माइनस हो जाएगा 19,100। 173,225 ये आ गई परचेजेस। सब क्रेडिट है, वो बोल चुका है। उसको यहाँ लिखते हैं 173,225 इंटू 365। 17370 डिवाइड बाय 173,225 इंटू 365, 37 डेज। ठीक है, सही हो गया। Alex understands that by comparing his business financial results with those of various other businesses, he will learn how successful his own business is. ठीक है, अब देखें नंबर 1 कंपैरिजन होगा, तो फ़ायदे और नुकसान बताने कंपैरिजन के। नंबर 1 बिल्कुल परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर सकेगा। कंपैरिजन करके उसको पता चलेगा कि उसका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसको पता चलेगा कि यार उसको इम्प्रूवमेंट और करनी चाहिए या नहीं। इम्प्रूवमेंट का आइडिया होगा। ड्रॉबैक्स क्या हैं यार? अब देखें कंपैरिजन विथ अदर बिजनेसेस यूज़फुल नहीं होंगे ना। क्यों? इन्वेस्टमेंट कितनी करी है उस बिजनेस ने और इसने, टाइप ऑफ बिजनेस अलग हुआ तो, नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट हुई तो, लाइक वाइज कंपैरिजन होना चाहिए ना। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ इसने केयरफुली बताया सेम इंडस्ट्री के बिजनेस से कंपैरिजन होता है, तो वो सब फ़र्क है। साइज ऑफ बिजनेस में फ़र्क है, ठीक है ना। बिजनेस पॉलिसीज और मेथड्स क्या दूसरा बिजनेस ऑप्ट कर रहा है उसमें फ़र्क आएगा। तो कंपैरिजन फिर इन रीज़न की वजह से फिर नहीं हो पाएगा। आखिर में कंक्लूजन दे दें, आपने कंक्लूड कर लें। अच्छा ये देखें, ये एक और सवाल है पास पेपर का। ये नवंबर 23 और वेरिएंट 23 का सवाल है। द डायरेक्टर्स ऑफ जेल लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 1 सितंबर 2022। सबसे पहले देखें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है इसके अंदर, $60,000 ब्रॉड डाउन। 1 सितंबर का दिया हुआ, सब ब्रॉड डाउन था, यानी कि इस सवाल में BDs दिए हुए। ऑर्डिनरी शेयर पार वैल्यू क्या है? 0.5। सबसे पहला काम क्या करना है? नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं। 60,000 डिवाइड बाई 0.5 करें तो ये बनता है 1,20,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स बनता है। शेयर प्रीमियम है, ब्रॉड डाउन, रिटेन प्रॉफिट है, बस ये 3 रिजर्व्स हैं। इस साल क्या क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर? इस साल क्या क्या किया है ट्रांजैक्शंस? नंबर 1 राइट इशू किया है 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, 1 फॉर एवरी 5 एट अ प्रीमियम ऑफ 0.2। 0.5 पार वैल्यू है, 0.2 का प्रीमियम लिया है। प्रीमियम क्या होता है? जो पार वैल्यू से ऊपर लेते हैं हम। तो कितने का शेयर बेचा है? 0.7 का बेचा। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 राइट इशू, स्टेप नंबर 1, पहले हमें क्या करना होगा? एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालने होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं वो नहीं पता। तो एग्जिस्टिंग शेयर के लिए देखें क्या है,
हमने निकाले 1,20,000 शेयर्स हैं, 1,20,000। इसके बाद कुछ और इशू नहीं हुए, डायरेक्ट यही हो रहा है हमारा, राइट इशू हो रहा है। स्टेप 2 राइट इशू 1 फॉर एवरी 5, 1,20,000 शेयर्स हैं, हर 5 पर एक शेयर इशू हो रहा है, तो इसको करें डिवाइड बाय 5, 24,000 न्यू शेयर्स इशूड आ जाएगा, न्यू शेयर्स इशूड। क्या है फिर ये, 24,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, पार वैल्यू 0.5 एट 0.7, 0.7 के बीच, 0.2 का प्रीमियम है ना, 0.2 का प्रीमियम ले रहा है, 0.5 पार वैल्यू है। प्रीमियम क्या होता है, जो पार वैल्यू से ऊपर पैसे लेता है। अगर पार वैल्यू 0.5 है और 0.2 ऊपर ले रहे हैं तो कितने का शेयर बेचे हैं, 0.7। अब हम डबल एंट्री बना लेते हैं। बैंक डेबिट 24,000 शेयर्स हम बेच रहे हैं 0.7 के। OSC क्रेडिट 24,000 एट 0.5 और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 24,000 एट प्रीमियम, 0.5 का शेयर 0.7 में बेचा है, 0.2 का प्रीमियम आ जाएगा। ये डबल एंट्री बनी। तो सॉल्व कर लें, 24,000 इंटू 0.7, ये बनेगा 16,800। फिर 24,000 इंटू 0.5 12,000 और 24,000 इंटू 4,800, ये डबल एंट्री बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात है नंबर 2। दूसरी एंट्री क्या है, फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं हम पिछले साल का, उन सारे शेयर्स पे जो 1 सितंबर को मौजूद थे, सिर्फ उन पे दिया जा रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट देखिएगा, किनको दिया जा रहा है, जो 1 सितंबर 2022 को मौजूद थे। ये वाले शेयर कब इशू हुए, इससे पहले वाले जनवरी 23 में दिया है, सॉरी दिसंबर 22 में दिए हैं। वो क्या बोल रहे हैं, सितंबर 22 तक जो शेयर्स थे उनको दे रहे हैं। सितंबर 22 मतलब साल के शुरू तक जो शेयर्स थे, सिर्फ उन पे डिविडेंड मिल रहा है। तो यानी कि 60,000 वालों पे डिविडेंड मिल रहा है बस। मतलब हम करते हैं ना, इसमें मिला देते हैं नए शेयर जो इशू हैं, ये राइट इशू जो है 145, नहीं मिलाना नहीं है इस बार, क्योंकि डेट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, किस पे डिविडेंड दे रहे हैं, 1 सितंबर वालों को डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि 1 सितंबर साल के शुरू वालों को डिविडेंड दे रहे हैं। जो साल के शुरू तक है ना, सिर्फ उन पे डिविडेंड मिल रहा है। कितना, 4%। अब यहाँ पे एक और नई बात है, यहाँ पे देखें डिविडेंड आपको दिया हुआ है, कितना डिविडेंड है, 4%। परसेंटेज में डिविडेंड है। परसेंटेज में जब डिविडेंड होता है तो वो अमाउंट ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई होता है, अमाउंट ऑफ शेयर्स पे लग के निकलता है, अमाउंट पे शेयर्स की, OSC की डॉलर वाली अमाउंट से निकलता है। देखें एक डिविडेंड क्या होता है, पर शेयर, वो जैसे पिछले सवाल में उसने कहा था 0.02 पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, पर शेयर डिविडेंड। जब पर शेयर डिविडेंड होता है, पर शेयर डिविडेंड होता है तो वो लगता है नंबर ऑफ शेयर्स पर। जब डिविडेंड क्या होता है, पर शेयर होता है तो किस पे लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है। लेकिन जब डिविडेंड परसेंटेज में होता है तो वो अमाउंट ऑफ शेयर पे लगता है। तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज में देखें क्या है, 4%। किस पे लगेगा, शुरू वाली अमाउंट पे। अमाउंट कितनी हो इससे कि 60,000, 60,000 ये अमाउंट है, तो 60,000 अमाउंट है, इससे मल्टीप्लाई होगा 4%। तो 60 इंटू 4, 2400 का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, और लास्ट ईयर का ये प्रपोज्ड है। लास्ट ईयर का प्रपोज हम रिकॉर्ड करते हैं, तो डबल एंट्री वही बनेगी, डिविडेंड की बनती है, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 2400 और पैसे जाएंगे बैंक क्रेडिट 2400, ये डबल एंट्री। ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा, एक होता है पर शेयर डिविडेंड और एक होता है परसेंटेज डिविडेंड। ये परसेंटेज डिविडेंड है तो किस पे लगेगा, नंबर ऑफ, वो अमाउंट ऑफ शेयर्स। मेड अ बोनस इशू ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 8 हेल्ड, हर 8 पर 3 शेयर इशू हो रहे हैं, 8 पर 3 बोनस। इसकी एंट्री बनाते हैं, देखें ध्यान से। थर्ड ट्रांजैक्शन, बोनस इशू, स्टेप नंबर 1,
एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, कितने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ये कैलकुलेट करते हैं। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास सबसे पहले कितने थे, 1,20,000 थे। फिर राइट इशू हुआ, राइट इशू में कितने इशू हुए, 24,000 इशू हुए। तो हम कहेंगे 1,20,000 शेयर्स थे, 24,000 राइट इशू में और इशू हुआ है। तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 144,000 शेयर्स हैं आज। तो आज जब स्टेप 2 144,000 शेयर्स हैं तो कंपनी क्या कर रही है, हर 8 पर 3, 3 फॉर एवरी 8, यही है ना पढ़े, 3 शेयर्स फॉर एवरी 8, हर 8 पर 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, इतने शेयर इशू हो रही है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 144,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 54,000 न्यू शेयर्स इशूड। बोनस स्टेप 3 ट्रांजैक्शन लिखते हैं, क्या है भाई ये बोनस, कितने का, 54,000, पार वैल्यू क्या है 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स, ये बोनस होगा। डबल एंट्री बनाते हैं, OSC क्रेडिट 54,000 इंटू 0.5, 27,000 का OSC क्रेडिट हो रहा है। तो OSC क्रेडिट हो गया पार वैल्यू से, बोनस हमेशा पार वैल्यू पे होता है, पार वैल्यू 0.5 है सवाल में, मैंने 54,000 शेयर जो इशू हो रहे हैं इसको 0.5 से लिया, 27,000। और क्या होगा इसमें, शेयर प्रीमियम डेबिट, बोनस में पैसे नहीं आते, शेयर प्रीमियम डेबिट होता है। अब बस सवाल ये कि शेयर प्रीमियम इतना होना चाहिए, कितना, 27,000 चाहिए, 27,000 का शेयर प्रीमियम हमारे पास होना चाहिए। अब आप ये देखें शेयर प्रीमियम में कितने पैसे हैं पहले से, 21,800 है, ठीक है। और यहाँ कितना है शेयर प्रीमियम, 4,800 इधर आया, राइट इशू में देखें क्रेडिट हुआ है ना, मतलब बढ़ गया रिज़र्व, ये आया 4,800 और नहीं है। तो क्या है 21,800 और 4,800, तो ये हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ 21,800 पहले से है, 4,800 और आ गया, ऐड कर लें इनको, 21,800 प्लस 4,800, तो 26,600 का शेयर प्रीमियम है आज। तो इतना निकल जाएगा इससे, जितना है उतना निकल जाएगा। तो चाहिए 27,000 OSC में क्रेडिट किया है, डेबिट 27 होना चाहिए शेयर प्रीमियम, लेकिन क्योंकि शेयर प्रीमियम है नहीं और एक एंट्री में शेयर प्रीमियम आया भी था, सब मिलाकर शेयर प्रीमियम में कितने हैं, 26,600, तो ये शेयर प्रीमियम से निकाल लिया। बाकी कितने रह गए, 400, ये जनरल रिज़र्व से निकलेंगे, लेकिन अगेन इस सवाल में जनरल रिज़र्व नहीं है पहले से, तो जनरल रिज़र्व नहीं है तो फिर कहाँ से निकालेंगे, रिटेन प्रॉफिट से। पहले जनरल रिज़र्व को इस्तेमाल किया जाएगा फिर रिटेन प्रॉफिट को, लेकिन जनरल रिज़र्व अगर नहीं है तो रिटेन प्रॉफिट, ठीक है। ये एंट्री बनेगी बोनस। अब आ जाएं नंबर 4, इंटरिम डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स, जो अभी तक हैं सब पे लग रहा है इंटरिम डिविडेंड। ये मैं यहीं कैलकुलेट करूँ, कितने शेयर्स हैं, सबसे पहले 1,20,000, फिर कितने हुए थे 24,000, फिर कितने हुए थे अभी 54, इन सबको मिलाएं कितने शेयर्स हो गए हमारे पास, 1,20,000, 24,000 और 54, 198। इन सब पे हम डिविडेंड दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स पे लगेगा क्योंकि पर शेयर है, देखें ये पर शेयर है, पर शेयर डिविडेंड, ये परसेंटेज था, ये पर शेयर डिविडेंड है, नंबर ऑफ़ शेयर्स पे लगेगा, कितना है 0.02, तो इसको 0.02 से मल्टीप्लाई करें, $3,960 का डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटरिम में रिकॉर्ड करेंगे। तो डबल एंट्री इसकी यही बनेगी, बोनस के बाद यहाँ बना लेते हैं नंबर 4, इंटरिम और लास्ट ईयर प्रपोज दो, डिविडेंड की डबल एंट्री सेम ही बनती है, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 3,960, बैंक क्रेडिट 3,960, फिर प्रॉफिट दिया हुआ इस साल का, प्रॉफिट लिखा है सिर्फ, तो ये क्या होगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है तो वो बिफोर होता है, ये प्रॉफिट है तो ये आफ्टर ही होगा, कितना है 16,500, तो प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट में आएगा। खैर हम डबल एंट्रीज बनाते हैं, सबसे पहले देखें ब्रॉड डाउन, OSC का ब्रॉड डाउन, टी अकाउंट से सवाल में, SOC नहीं टी अकाउंट है, तो ब्रॉड डाउन कितने हैं, 60,000, 21,800, 32,600, 60,000, 21,800 दिया हुआ है, 60, 21,800, 32,600 ब्रॉड डाउन है। हम डबल एंट्री बनाते हैं, पहली डबल एंट्री हमने क्या बनाई, ये बैंक डेबिट, बैंक का टी अकाउंट बनाने को नहीं कहा उसने, OSC क्रेडिट हुआ है 12,000 से, शेयर प्रीमियम वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ है 4,800 से, दोनों रिजर्व्स हैं, क्रेडिट हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्रेडिट ही करेंगे, टी अकाउंट बना रहे हैं, 12,000 इसमें क्रेडिट हो गया,
4,800 इसमें क्रेडिट हो गया। क्या हुआ था? ये राइट इशू हुआ था, राइट इशू या बैंक लिख दें, बैंक भी लिख सकते हैं आप, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएं दूसरी एंट्री पे, लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड, रिटेन प्रॉफिट डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक का अकाउंट नहीं बना रहे ना, उसने मांगा है, रिटेन प्रॉफिट डेबिट कर देंगे, डेबिट। ये रहा रिटेन अर्निंग, रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग एक ही बात है। 2400 डिविडेंड पे करा है लास्ट ईयर प्रपोज्ड। इसके बाद थर्ड, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 400, शेयर पीएम डेबिट 26,600, ओएससी क्रेडिट। तो ओएससी क्रेडिट 27,000, बोनस इशू। शेयर पीएम डेबिट 26,600 है, बोनस इशू। रिटेन प्रॉफिट डेबिट 400, बोनस इशू। फिर क्या है? रिटेन प्रॉफिट डेबिट, बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, 3960, ये डेबिट 3960 इंटरिम डिविडेंड। एसओसी बना रहे होते तो इनको क्या करते हैं? माइनस, रिजर्व डेबिट माइनस। हम टी अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट है तो डेबिट। इसके बाद क्या थी एंट्री? एक और बनाई है ना हमने, प्रॉफिट की, आफ्टर इंटरेस्ट 16,500। प्रॉफिट किधर आता है? रिटेन प्रॉफिट में आता है, और इसको बढ़ा देता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, दिया हुआ आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही था। इसको बैलेंस करें, सीडी आ जाएंगे। ये तो इस्तेमाल हो गया, ज़ीरो हो गया है, इनके सीडीज निकाल लें। क्या है ये? पहला वाला 60,000 प्लस 12,000 प्लस 27,000, 99,000। दूसरा क्या है? 26,600, ज़ीरो हो गया। 22,600 प्लस 16,500 माइनस 2,400 माइनस 400 माइनस 3960, 42,340। ज़्यादा टी अकाउंट सारे होते हैं, ठीक है। डबल एंट्री आपको आती है तो टी अकाउंट बनाना प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ क्रेडिट हुआ है टी अकाउंट में क्रेडिट पे लिखें, जहाँ डेबिट हुआ है डेबिट पे लिखें। अब बोला यार डिसएडवांटेजेस, 3 डिसएडवांटेजेस बनाने हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग अकाउंटिंग के अंदर। उसके 3 डिसएडवांटेजेस बताते हैं यार। नंबर 1, हैक हो सकता है, सही है, डेटा डिलीट हो सकता है, कॉस्टली होता है, इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, अगर एंट्री आप गलत एंटर करेंगे, एंट्री में एरर करेंगे तो वो सब जगह एरर चला जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा सब जगह, और आपको मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी इसकी, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव होगी। वही ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें अकाउंटिंग में तो क्या नुकसान है? नुकसान पूछें इसमें। स्टेट 3 वेज इन विच द सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी अश्योर्ड। कैसे हो सकता है भाई? आप बैकअप रखें, आप पासवर्ड्स लगा के रखें, और उसको आप डेटा उसको प्रोटेक्टेड रखें, और भी आप कुछ बेहतर लिख सकते हैं जिनको कंप्यूटर थोड़ी बहुत आती है, बस ये बातें लिखनी है इसके अंदर। चलिए देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 23 का। मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट ए एंड बी सिस्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। एक डिफरेंस बताना है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। डिफरेंस ये होगा, इन्वेंट्रीज, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इन मार्जिनल कॉस्टिंग आर वैल्यूड एट VCOP, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन मार्जिनल कॉस्टिंग, सही ना? आप सही से लिख लेगा। एंड एट TCOP इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, FOH भी मिला लेते हैं, राइट। तो मार्जिनल में VCOP पे वैल्यू होती है, इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन में TCOP पे होती है, फ़र्क है। एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट directly associated to product and business cannot
complete production of the product without incurring direct cost, whereas business can complete the production of the product without incurring indirect cost. ठीक है. ब्रेक इवन का मतलब बताना है वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू. नो प्रॉफिट नो लॉस. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्सेस यूनिट्स सोल्ड ओवर ब्रेक इवन यूनिट्स. ब्रेक इवन से जितने ज़्यादा बेचे हैं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. स्टेट 3 सिचुएशन में मार्जिन कॉस्टिंग कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे करती है? देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन आता है. मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा. वेदर टू कंटिन्यू प्रोडक्ट और नॉट, मार्जिनल कॉस्टिंग से पता चलता है ना. कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो कंटिन्यू करें, नेगेटिव है तो बंद कर दें. लिमिटिंग फैक्टर वेयर रिसोर्सेस आर लिमिटेड और स्कैर्स, वहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है. मेक और बाय डिसीजंस के अंदर, मेक और बाय डिसीजंस मार्जिनल कॉस्टिंग बनाना है, ये सारी मतलब फैक्टर्स हैं. ठीक है. अब आ जाए आगे. ऑपरेट्स वन रेंटेड फैक्ट्री, ये डेटा है ए का और बी का. ए के 60,000 यूनिट्स हैं 11 के हिसाब से 660 पैसे आ रहे हैं. 80,000 यूनिट्स हैं 8.5 के हिसाब से 680,000 रेवेन्यू है. डायरेक्ट मटेरियल 192,000 का, लेकिन याद रखें कितने यूनिट्स का है, ये 60,000 यूनिट्स का है ए का और बी का 80,000 यूनिट्स का है. तो यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं? 60,000. यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? 80,000 यूनिट्स हैं यहाँ. लेबर का भी खर्चा क्या है? 60,000 यूनिट्स का और ये 80,000 यूनिट्स का. फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, यूनिट्स कुछ भी हो. वेरिएबल ओवरहेड, ये 60,000 यूनिट्स के हैं, ये 80,000 यूनिट्स के हैं. फिक्स्ड फैक्ट्री, ये भी फिक्स्ड है. अब बोल रहा है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, ये वाले जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ये 33 और 44 दोनों में, ये हमने डिवाइड करे हुए हैं. टोटल कितना इनका बनता है? 33 और 44 ऐड करें तो ये 77,000 के हैं टोटल ना. लेकिन ये इन दोनों में ए और बी में जो डिवाइड हुए हुए हैं 33,000 और 44,000, ये डिवाइड हुए हुए हैं किस बेसिस पे इनके प्रोपोर्शन हुआ हुआ है, डिवीजन हुआ हुआ है? यूनिट्स की बेसिस. क्योंकि इसके 60,000 यूनिट्स हैं और क्योंकि इसके 80,000 है तो इस पर ज़्यादा आ रहा है. तो ये 30 लिख दिया मैंने, 33 है. तो 33,000 और 44,000 जो डिवाइड हुआ है ये यूनिट्स की बेसिस पर डिवाइड हुआ है, प्रोपोर्शन किया हुआ है, रेशो बनाया हुआ है, 60-80 के रेशो में डिवाइड हुआ है. ठीक. कह रहे ब्रेक इवन निकालें ए का, निकालते हैं क्या ब्रेक इवन? पहले तो हमें ए का सीपीयू निकालना पड़ेगा, राइट. सीपीयू के लिए क्या करेंगे हम? सेल्स कितनी है? 6,60,000. वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? डीएम, डीएल, VOH, 3 वेरिएबल कॉस्ट हैं. डीएम कितना है इसका? 192 है. डीएल कितना है इसका? 156,000 है. और VOH कितना है इसका? वेरिएबल ओवरहेड 1,14,000 है. ये 3 वेरिएबल कॉस्ट हम इसमें से माइनस करते हैं तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा. टोटल कंट्रीब्यूशन देखें कितना आ रहा है. ये आ रहा है 660 माइनस 192 माइनस 156 माइनस 114, 198,000 आ रहा है. लेकिन ये कितने यूनिट्स का है? ये 60,000 यूनिट्स है ना. एक है, डिवाइड करें 60,000 यूनिट्स है तो एक यूनिट का आ जाएगा 60,000 यूनिट्स.
तो 3.3 CPU आ रहा है इसका, ये CPU बन गया, 1 यूनिट का आ गया ना, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई यूनिट से 1 यूनिट का आ गया 3.3। अब ब्रेक इवन निकालना है, ब्रेक इवन निकालने क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट क्या है, दो, एक सुपरवाइजर फिक्स सैलरी और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। तो इसकी दो फिक्स कॉस्ट हैं, एक सुपरवाइज़र की है 60,000 है और एक है 33, दो हैं 60 और 33 ऐड करें, क्या इसकी 60,000 एक फ़िक्स कॉस्ट है, 33 एक है, इनको ऐड करें, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट टोटल आ गई एक ही डिवाइड बाय CPU ए का क्या है 3.3, तो ये आ जाएगा ब्रेक इवन यूनिट्स, डिवाइड करें 93,000 डिवाइड बाय 3.3, 28,182 यूनिट्स, ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ गया, यूनिट्स बोले ना, इतने यूनिट्स लगेंगे ब्रेक इवन। बी का निकालें ब्रेक इवन, सेम, सेल्स कितनी है बी की 680, तीन खर्च है DM DL VOH, DM कितना है इसका 256, DL कितना है 208, VOH कितना है इसका 152, माइनस करें कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, करें कैलकुलेट, $680 माइनस 256 माइनस 208 माइनस 152, 64,000, कितने यूनिट्स है भैया, 80,000 यूनिट्स का डेटा है, डिवाइड कर दें, एक यूनिट का आ जाएगा 0.8 CPU पर यूनिट आ गया। फिक्स कॉस्ट कितनी है देखें, एक फ़िक्स कॉस्ट है 35,000, एक फ़िक्स कॉस्ट है 44, दो फिक्स कॉस्ट हैं 35,000 35 बी की एक है और एक 44 30 और 40 कितना 70 79, तो 79,000 फिक्स कॉस्ट है, सही है ना, कैसा ही मैंने आपको बता दिया, दो फिक्स कॉस्ट हैं, एक फिक्स्ड सुपरवाइज़र है और एक फिक्स फैक्ट्री है, 35 44 ऐड करा, डिवाइड बाई CPU 0.8, तो ये क्या आ जाएगा 79,000 को हम डिवाइड करेंगे 0.4 से तो 197,500, सॉरी गलत कर दिया, 79 डिवाइड बाय 0.8 है, 79 डिवाइड बाय 0.8, 98,750, 98,750 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है, यानी कि अभी इसके 80,000 बेच रहे हैं, 98,000 में ब्रेक इवन होता है, ये 80,000 बेच रहा है तो लॉस में है, देखें 15,000 के लॉस में, और ये प्रॉफिट में, इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन हो गई, आगे आ जाएं। डी इज़ कंसर्न अबाउट द लॉस फॉर बी, ठीक है, ही इज़ कंसिडरिंग टू ऑप्शंस, नंबर 1 रिप्लेस करंट मॉडल बी विद एन अपग्रेडेड मॉडल बी, ओके, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा दें, साथ साथ करते रहता है, अभी क्या है सेलिंग प्राइस 8.5 है ना इसकी, देखें ये रही ना 8.5 बी की, सिर्फ बी की बात कर अभी है, 8.5 में 10% बढ़ा दें तो क्या हो जाएगी, 8.5 में 10% बढ़ा दें 9.35 हो जाएगी, ये आ जाएगी न्यू सेलिंग प्राइस एक यूनिट की। डायरेक्ट मटेरियल 0.45 बढ़ जाएगी, DM अभी कितना है पर यूनिट तो है नहीं, निकालते हैं कितनी है बी की 256, कितने यूनिट पे 80,000 पे, तो अभी कितनी है 256,000 है, 80,000 यूनिट्स की डिवाइड कर दें तो एक यूनिट की क्या हुई 256,000 डिवाइड बाई 80,000 यूनिट 3.2, तो ये कह रहा है ये बढ़ा दें 0.45 एक यूनिट से, तो कितनी हो जाएगी पर यूनिट 0.45, 3.65 हो जाएगी एक यूनिट की DM पर यूनिट। 18,000 एडवर्टाइजिंग, ये फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स्ड ऑफिस वाला NPFC 18,000 बढ़ जाएगा, 20% यूनिट्स ज़्यादा बिकेंगे, अभी कितने हैं भाई 80,000 है, 20% ज़्यादा करें 16,000, तो कितने यूनिट बिकेंगे इसके 96,000 यूनिट्स बिकेंगे इसके, अब
ये कैलकुलेशन है। लेबर की बात नहीं करी, चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट कोई और की बात नहीं करी, वो सब वही रहेंगी। वेरिएबल ओवरहेड भी वही रहेगा। लेकिन याद रखें वो सारा जो दिया हुआ है वो 80,000 यूनिट्स के हिसाब से है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें 96,000 के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पर यूनिट चेंज नहीं आ रहा, एक यूनिट महंगा सस्ता नहीं हो रहा। बाकी लेबर में, वेरिएबल ओवरहेड में वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यूनिट्स तो चेंज हो रहे हैं ना। वो 80,000 यूनिट का डाटा है, ये 96,000 यूनिट का डाटा आप बनाओगे तो वो बढ़ेंगे, चेंज होंगे। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ऑप्शन 1 सॉल्व करते हैं। ऑप्शन 1 का प्रॉफिट निकालना है ना। ऑप्शन 1 का ही बात नहीं बोली इसमें, हाँ ऑप्शन 1 का निकालते हैं। अब देखें, हम लिखते हैं सेल्स। अब कितने यूनिट्स बिकेंगे भाई? 96,000 यूनिट बिकेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होगी? 9.35। 96,000 इंटू 9.35 के बिकेंगे तो सेल्स क्या आ जाएंगे? इंटू 9.35, 897,600। वेरिएबल कॉस्ट डीएम, एक यूनिट का डीएम क्या हो गया? 3.65। तो हम 96,000 यूनिट की बात कर रहे हैं। 3.65 एक यूनिट का, 96 इंटू 3.65, 350,400। लेबर, एक यूनिट की लेबर, 96,000 यूनिट की बात कर रहे हैं अब हम। एक यूनिट की लेबर निकालते हैं, वो तो हमने निकाली नहीं है। लेबर दी हुए 2,08,000, 80,000 यूनिट की है ये। तो 2,08,000 80,000 यूनिट्स की है, डिवाइड करें तो एक यूनिट की क्या हो गई? 2,08,000 80,000 यूनिट्स की है, 2.6 हो गई एक यूनिट की। ये चेंज नहीं हो रही, यही है। लेकिन अब यूनिट्स कितने हो गए? 96,000 हो गए। इसके हिसाब से निकालना है। ये आ गई 249,600। एक यूनिट की नहीं बदली, लेकिन जाहिर सी बात है यूनिट ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा यूनिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लेबर पैसे तो ज़्यादा लेगी। 96,000 यूनिट के हिसाब से आ गई है। वेरिएबल ओवरहेड का भी यही हिसाब है। देखें वेरिएबल ओवरहेड ये रहे 152,000 के हैं, 80,000 यूनिट के। तो 152,000 के हैं 80,000 यूनिट्स के, डिवाइड कर लें तो ये हो गया 152 डिवाइड बाई 80,000, 1.9 आ गई। तो ये चेंज नहीं हो रही, 1.9 ही रहेगी। लेकिन यूनिट क्या हो गया? 96,000 हो गया। 96,000 यूनिट के हिसाब से निकलेगी। आ गई 182,400। वेरिएबल आ गई। और कोई वेरिएबल चेंज तो नहीं आया ना? एडवर्टाइजिंग फिक्स्ड है, सॉरी इसमें ऑप्शन 1 में देखें, एडवर्टाइजिंग फिक्स्ड है, मटेरियल बदल दिया, सेलिंग प्राइस बदल दी, बाकी सब यही है। ठीक है, माइनस करें 897,600 माइनस 350,400 माइनस 249,600 माइनस 182,400, 115,200 कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। एक इसने एडवर्टाइजिंग डाल दिया अभी 18,000 का, बाकी सुपरवाइज़र था एक, और एक क्या था? फिक्स्ड फैक्ट्री, वो चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे ही आएंगे। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, सही ना? तो एडवर्टाइजिंग डाल दी मैंने। फिक्स कॉस्ट क्या थी कि 2, सुपरवाइज़र फिक्स 35 और फैक्ट्री फिक्स 44, 35 और 44। प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस, देखें क्या रहा। माइनस 18,000 माइनस 35 माइनस 44, $18,200 आ गया।
ठीक है, 18,200 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसने बोला है बिजनेस का प्रॉफिट बताओ पूरा। ये तो बी का प्रॉफिट आया, बिजनेस का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट तो अपनी जगह रहेगा जो था। ए का क्या प्रॉफिट था भाई, ए की कंट्रीब्यूशन निकाली हमने, देखिए कितनी है 198। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें ए की, 60 33 93, तो ए का था 105। ये तो वही रहेगा जो था ना, सवाल में दिया भाई 105। तो ए का प्रॉफिट था 105, ये बी का चेंज हो गया, ए का वही रहेगा 105। इससे टोटल बिजनेस का प्रॉफिट पूछा, दोनों ऐड करना पड़ेंगे हमें। अब बोले 105 और ये ऐड करके 123 200 हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब बोला यार ऑप्शन 2 पढ़ लो उसकी, फिर सॉल्व कर लो। ऑप्शन 2 पे आ जाए, बी बंद कर दो और सुपरवाइज़र बी को आप रिडंडेंट कर दो, फारिग कर दो। हाँ, उसकी तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, 6,000 की कॉस्ट आएगी एक। एडवर्टाइजिंग बजट 8,000 बढ़ा दो, ये भी फिक्स कॉस्ट है, ये भी फिक्स कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस 0.44 से कम कर दो, ओके। 50% यूनिट्स ए के बढ़ जाएंगे, डीएम चेंज नहीं होगा, उसकी बात नहीं कर रहा, लेबर चेंज नहीं होगा, वीओएच चेंज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट बाकी सेम रहेंगी, सिर्फ सुपरवाइज़र हट जाएगा। ये सारी चीज़ें, अब बी का प्रॉफिट निकालना हमें कैलकुलेशंस के अंदर ना, ये सारी चीज़ें करके सॉल्व करते हैं। 50% बढ़ जाएंगे। अभी कितने यूनिट्स है इसके, अभी 60,000 यूनिट्स है एक है, हम ये कहते हैं 60,000 यूनिट्स हैं अभी। 50% बढ़ जाएंगे, तो 50% निकालें 60,000 का, 30,000 यूनिट्स और बढ़ जाएंगे, तो ये ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 90,000 यूनिट्स हो जाएगा। 90,000 यूनिट्स की वर्किंग होगी। सेल्स 90,000 यूनिट्स एक अब बिकेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो गई है, इसने बोले सेलिंग प्राइस 0.44 से कम कर दो। क्या थी पुरानी सेलिंग प्राइस, 11 थी ना, 11 रुपये, देखें 11 रुपये थी, यहाँ लिख लेते हैं 11 रुपये थी, 0.44 से कम करो तो हो जाएगी 10.66, नहीं 56, ये हो जाएगी न्यू सेलिंग प्राइस। चेक कर लें एक बार, 11 रुपये माइनस 10 पॉइंट, नहीं 11 रुपये माइनस 0.44, 12.56, तो 10.56 न्यू सेलिंग प्राइस है, 90,000 यूनिट है। सेल्स क्या आ जाएंगी, 950,400 के आ जाएंगे। मटेरियल ए का देखें आगे, ए का मटेरियल था 192, 60,000 यूनिट्स का, यहाँ कर लेते हैं 192,000 था ए का, 60,000 यूनिट्स पे, तो एक यूनिट पे क्या था, डिवाइड करें 192 डिवाइड बाई 60,000 यूनिट्स, 3.2 था एक यूनिट का। ये चेंज नहीं हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मतलब चेंज नहीं हो रहा, बस 90,000 यूनिट हो जाएंगे, उसके हिसाब से निकलेगा। एक यूनिट का क्या है, 3.2 वही रहेगा। 90,000 यूनिट्स 288। लेबर निकालते हैं, लेबर भी चेंज नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ नहीं कर रही, यही ले लें 156,000, ये 60,000 यूनिट्स किया, डिवाइड करें तो एक यूनिट की आ जाएगी 2.6 आ गई एक यूनिट की। 90,000 यूनिट्स हैं अब, तो 2.6 90,000 यूनिट्स हैं इनटू 2.6, 234,000। वेरिएबल ओवरहेड भी ऐसे ही निकलेंगे भाई। देखें एक यूनिट की तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन टोटल यूनिट्स बदल लें तो ये वेरिएबल खर्चा है ना, ये भी तो बढ़ेगा ना, तो यूनिट्स के हिसाब से चेंज हो रहा है, बाकी पर यूनिट सेम ही रख रहे हैं। वेरिएबल देखें क्या है, वेरिएबल ओवरहेड 152,000 है, कितने यूनिट का ये है, बल्कि मैं बी का क्यों देख रहा हूँ यार, ए का देखना है, सॉरी। ए का कितना है वेरिएबल, 114, 1,14,000, 60,000 यूनिट्स का है, तो एक यूनिट क्या वो डिवाइड करें 114, 60,000 यूनिट्स, 1.9 एक यूनिट का, 90,000 यूनिट के हिसाब से निकाल लें, 1.9 ही रहेगा, लेकिन यूनिट्स 90,000 होगा, 1.9, 171। वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, करना 234, 288 माइनस 950,400, 257,400,
फिक्स कॉस्ट पे आ जाए। एक एडवर्टाइजिंग लगेगी कह रहा है, रिडंडेंसी लगेगी। क्या है एक एडवर्टाइजिंग? इसका सुपरवाइज़र तो रहेगा ना 60 का, सही है। और फिक्स्ड फैक्ट्री भी इसका रहेगा 33 का, और इसका सुपरवाइज़र ख़त्म हो जाएगा 35 का, लेकिन फिक्स्ड फैक्ट्री तो रहेगी ना, फैक्ट्री तो अपनी जगह है ना। तो 44, 33 और 60 फिक्स कॉस्ट, सुपरवाइज़र ए की तो पूरी रहेगी फिक्स कॉस्ट, देखें कितनी है 60 और 33, 60 और 33 तो यही रहेगी। और बी की जो दो थी, सुपरवाइज़र उसका रिडंडेंट कर दिया, फारिग कर दिया, 35 बच गया, लेकिन ये वाली 44 आएगी उसकी, तो 44 उसकी ये आएगी। ठीक है, ऐड कर लें 60, 44 और 33। अच्छा, एडवर्टाइजिंग कितनी है? 8,000 है। एडवर्टाइजिंग कितनी आएगी? 8,000। रिडंडेंसी फीस 6,000 आएगी। इनको ऐड कर लें, 8,000, 6,000, इसका टोटल करता है 60 + 33 + 44, 137, 137 ये आई फिक्स कॉस्ट, 8,000 ये आ गई, 6,000 ये आ गई। कर लें माइनस 6 + 8 -257,400, 106,400 प्रॉफिट आ जाएगा। बी ख़त्म हो चुका है, बी को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं हम। ये प्रॉफिट आ जाएगा अगर हम बी ख़त्म कर देंगे तो। सही है। विच ऑप्शन उसको चूज़ करना चाहिए? अब देखिए, दोनों के फ़ायदे नुकसान बताना, आखिर में ओपिनियन देना। ऑप्शन 1, बोथ प्रोडक्ट्स वुड कंटिन्यू। कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव था ना भाई, बी का लॉस होता, कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव था ना। अगर हम उसकी इंक्रीज इन सेल्स करें ना ऑफ बी, इट वुड कन्वर्ट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट शेयर हमारे पास दोनों प्रोडक्ट का रहेगा, ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, सही है ना। प्रॉफिट ज़्यादा है, यहाँ पे 106 हो रहा है, और दोनों चला दें तो कितना हो रहा है? 123। तो ऑप्शन 1 में प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर, ज़्यादा। ठीक है भाई, ऑप्शन 2 के फ़ायदे बता दें। ऑप्शन 2 में देखिए, सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन 2 में हम क्या करेंगे? सेल्स ऑफ ए इंक्रीज़ हो जाएगी 50% से, तो ए का मार्केट शेयर बढ़ेगा। बी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ए का मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है ना। बंद करने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ क्लोजिंग बी, फिक्स कॉस्ट ऑफ बी स्टिल हैज़ टू बी बॉर्न। वो देखें ना, उसकी फिक्स कॉस्ट फिर भी उठानी पड़ रही है ना, ये 44 की, बंद करने के बावजूद सिर्फ सुपरवाइज़र की बचत हो रही है। ऐसे एक आध पॉइंट बता के फिर आप अपना ओपिनियन दे दें जो आपको सही लगता है। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन 1, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 1 बेहतर है। ठीक है।